हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो या तो बहुत एवरेज रहे हैं या ब्रिलियंट होने के बावजूद भी डिस्ट्रैक्शन के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और स्मार्टफोन आने के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें ये कहीं ना कहीं पता भी है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को अभी तक सुधार नहीं पाए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हर एज के स्टूडेंट की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर उनको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस बुक का नाम है हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। कैल न्यूपोर्ट ने हमारी सभी प्रॉब्लम्स को और इनके सॉल्यूशंस को भी इस बुक में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। कैल न्यूपोर्ट एक ऑथर और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट बुक उन लोगों के बारे में है जो अपने कॉलेज ईयर्स को अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम कंसीडर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कॉलेज का टाइम होता है पार्टी करने का, एक्सप्लोर करने का और खुद को ढूंढने का। दूसरी तरफ दूसरे लोग कॉलेज को एंजाइटी और स्ट्रेस के अनुभव से जोड़कर देखते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कॉलेज उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। एक ऐसा वक्त जब वो ये सीखते हैं कि वो कौन है, अपनी पर्सनालिटी एक्सप्लोर करते हैं, फ्रेंड के साथ पार्टी करते हैं और बिल्कुल वो चीज़ें पढ़ते हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड हैं। हालांकि कुछ दूसरे लोगों के लिए कॉलेज लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि वो अपने जीपीए को लेकर लगातार चिंता करते हैं। ये एंजाइटी पूरी तरह से समझी जा सकती है। थोड़ा टाइम लें और सोचें कि ये स्टूडेंट कितना ज़्यादा प्रेशर में है। जो ग्रेड्स उनको पेपर और टेस्ट में मिलते हैं वो उनके भविष्य को पूरी तरह शेप दे सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, चाहे ये बेहतर हो या बदतर। अच्छी खबर ये है, कॉलेज लाइफ पूरी तरह से स्ट्रेस के बारे में नहीं है। चाहे आप अपने एग्ज़ाम को लेकर चिंतित हैं या रिसर्च पेपर लिखने के बारे में, ये बुक समरी आपको ऐसे वैल्यूएबल टूल्स देगी जो आपको ज़्यादा एफिशिएंट होने में मदद करेंगे। ये स्टडी टेक्निक्स किसी रैंडम इंसान द्वारा नहीं लिखी गई हैं। इनफैक्ट ये एक्चुअल में यूएस स्टूडेंट से आई हैं, जिन्होंने एकेडमिक डिसिप्लिन के कई क्षेत्रों में लगातार ए ग्रेड्स पाई हैं। दूसरे शब्दों में, आप उन लोगों से सीखेंगे जो सच में सफल रहे हैं। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेहतर पढ़ाई करेंगे। बेहतर पढ़ाई में प्रोक्रेस्टिनेशन से सक्सेसफुली लड़ना, ज़रूरी नोट्स बनाना, टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप करना और कई और टेक्निक शामिल हैं जो लोगों को ज़्यादा कुशलता से पढ़ने में मदद करने के लिए प्रूव हुई हैं। इसके अलावा ये टेक्निक्स आपके वीकेंड को फ्री रखने और कॉलेज या स्कूल टाइम को पूरा एंजॉय करने में भी आपकी मदद कर सकती हैं। इस पूरी बुक को 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स पे बांटा गया है और मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब लेसन्स को समझने के बाद आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। छोटे टाइम के लिए लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना और अपने टाइम को सही से मैनेज करना, ये आपको ज़्यादा कुशलता से पढ़ने में मदद करेगा। आप किस तरह से अपनी सोशल लाइफ, अपना होमवर्क, अपना इंग्लिश एसे और अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस को मैनेज करते हैं। ज़्यादातर लोग महसूस करेंगे कि दिन के 24 घंटे इन सब काम को करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। ये समझना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सूडो वर्किंग में या धीरे धीरे और कम इंटेंसिटी से काम करके बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सूडो वर्किंग में काम के दौरान कई कंसंट्रेशन ड्रॉप शामिल होते हैं। इस तरह से तब होता है जब वो ऐसे माहौल में पढ़ते हैं जो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, जैसे बहुत शोर शराबे वाली जगह या फिर किसी कंप्यूटर या टीवी के सामने। एक पल के लिए जब हम पूरी रात मेहनत करते हैं तो हमें लगता है कि हमने हार्डवर्क किया है, लेकिन हमारे कंसंट्रेशन में लगातार कमी आती जाती है क्योंकि हमें नींद की कमी हो रही है और ये हमें सूडो वर्किंग की तरफ ले जाता है। फोकस करने का एक और अच्छा तरीका है कि छोटे स्लॉट्स में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ काम किया जाए। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स करते हैं। वो बहुत से छोटे छोटे स्लॉट्स के लिए इंटेंसली पढ़ाई करते हैं और फिर इंटरवल्स लेते हैं, जबकि कम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स लंबे समय तक पढ़ते हैं लेकिन कम इंटेंसिटी के साथ। इनफैक्ट कई अलग अलग स्टडीज़ के हिसाब से 50 मिनट सबसे बेहतर लर्निंग पीरियड होता है। इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा बिना ब्रेक के काम करना अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर आप 3 घंटे मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ पढ़ते हैं और रिक्वायर्ड ब्रेक लेते हैं तो आप इतने एफिशिएंट होते हैं जितने आप पूरी रात पढ़कर भी नहीं हो पाएंगे। अपना स्टडी टाइम कम करके और इंटेंसिटी बढ़ाकर आपके पास 7 घंटे होंगे रिलैक्स करने, पार्टी करने, दोस्तों के साथ घूमने
और जिम जाने के लिए। ये मेंशन करना भी सही रहेगा कि आपको ये सीखना होगा कि किस तरह अपना टाइम केयरफुली मैनेज करना है, ताकि आप पढ़ाई और काम के बीच छोटे छोटे बर्स्ट में इंटेंसली काम करें। एक कैलेंडर रखना जिसमें आप अपने सभी टास्क डेडलाइन के साथ लिख सकें, यह आपकी बहुत मदद करेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ अपने डेली शेड्यूल की एक लिस्ट लेकर चलें, और अगर कोई भी आइडिया पॉपअप करे तो उसे लिख भी लें। कम से कम सुबह के 5 से 10 मिनट अपने कैलेंडर को चेक करने और उसे अपडेट करने में लगाएं। और भूलें नहीं कि आप कैलेंडर की मदद से अपने टाइम को एफिशिएंटली तब यूज़ कर पाएंगे जब आप इसे एक्चुअल में यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करने की इच्छा को टाला नहीं जा सकता, इसलिए इससे लड़ना सीखना इंपॉर्टेंट है। काम को टालने का कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स फेमिलियर होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को ऐसे ट्रॉल की तरह देखें जो आपके कान में कहता है, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, या चलो एक एपिसोड और देख लेते हैं। और इसकी वजह से आप लगातार पढ़ाई को 2 दिन तक टाल देते हैं। लेकिन किस तरह कोई प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर सकता है, कैसे वो अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाकर रोज़ के रोज़ काम कर सकता है, ये जानना आपकी मदद कर सकता है कि सबसे मेहनती स्टूडेंट्स को भी प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रगल करना पड़ता है। फ़र्क ये है कि वो जानते हैं कि कैसे एक्टिवली इस प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ा जाए और पढ़ाई को सोशल मीडिया से ऊपर रखा जाए। प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अपने पास एक प्रोग्रेस जर्नल रखा जाए जो आपको गोल से बहुत दूर जाने से बचाएगा। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। हर सुबह जब आप जागते हैं, अपने दिन के की टास्क लिखें, एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस या फ्रेंड से मिलना। सोने से पहले भी इस कैलेंडर को चेक करें और देखें कि कौन सा टास्क आपने कंप्लीट किया है और कौन सा नहीं। ये जानकर कि क्यों आप अपने सभी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आप भविष्य में अपने टाइम को ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। एक पल के लिए अगर आप देरी से सोने जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो सबसे कॉमन बहाना होता है कि बहुत लेट हो चुका है और अब मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगा, मैं इसे कल कर लूँगा। अनफॉर्चुनेटली प्लान के अकॉर्डिंग जल्दी सोने की बजाय आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रॉल को सुनते हैं जो आपसे वीडियो गेम खेलने या टीवी शो देखने के लिए कह रहा होता है, और 5 घंटे बाद 4 बज जाते हैं और आपको नींद आ जाती है। सिर्फ 5 घंटे की नींद के बाद आपका अलार्म बजता है और आप सुस्त और थके हुए उठते हैं। क्योंकि आप लेट उठे हैं, अब आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अब आप एक्सक्यूज़ वाली लाइन बोलते हैं, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ फिर पढ़ाई करूँगा, जो आगे इस चीज़ में बदल जाएगा कि आज मैं ज़्यादा नींद ले लेता हूँ और कल पढ़ लूँगा, और फिर ये स्टोरी रिपीट होती रहती है। इन एक्सक्यूज़ को रिकॉर्ड करके आप आखिर में उन असली रीजंस को देखेंगे जिनकी वजह से आप एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और शायद आप इसके बाद इस प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रॉल को इग्नोर भी कर पाएंगे। एफिशिएंटली पढ़ने के लिए आपके पास बेस्ट जगह, वक्त और एनर्जी होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ बाहर जाने के बजाय आप डिसाइड करें फ्राइडे नाइट अकेले लाइब्रेरी में बैठकर किसी बुक के थोड़े और पेज पढ़ने का। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोग सुबह ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाते हैं बजाय रात के। शाम के वक्त में हमारा शरीर हमें नेचुरली कम एक्टिविटी करने के लिए तैयार करता है और ये और धीमा होता जाता है। इसका मतलब ये है कि रात के समय में कंसंट्रेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके क्लास में जो बाहर जा रहे हैं वो शायद पहले ही पढ़ाई कर चुके हैं और अब रिलैक्स्ड हैं। अगर आप स्ट्रगल अवॉइड करना चाहते हैं तो सुबह या दिन में पढ़ाई करने की कोशिश करें। दूसरा, अकेले पढ़ने की कोशिश करें। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप अपना पूरा ध्यान बुक्स में लगा सकें। ये भी मेक श्योर करें कि वहाँ कोई आरामदेह गद्दे ना हो जिससे आपको 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोने की टेम्पटेशन आए। पढ़ाई के दौरान खुद को अलग कर लेना इतना बुरा भी नहीं है जितना ये लगता है। एक जगह ढूंढने का मतलब है आपके कैंपस का एक कॉर्नर, घर का एक शांत कमरा, एक शांत कॉफ़ी शॉप या किसी पार्क में जाना। क्या ढूंढना ज़रूरी है? एक जगह जहाँ पर अपने फ्रेंड्स, कंफर्टेबल फर्नीचर, टीवी या वीडियो गेम से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने माइंड को उत्तेजित होने से और बोर्डम से बचाए रखने के लिए इन स्टडी प्लेसेस में रोटेट करते रहें। अगर आप अपने कमरे में पढ़ रहे हैं तो आप अपने आसपास की चीज़ें बदल सकते हैं और नई पोस्टर लगा सकते हैं और ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो आपको रोज़ एक ही सीन देख देख कर थकने से बचा सकें। इसके अलावा कैंपस में एक से ज़्यादा स्टडी स्पॉट्स रखने का मतलब है
जब भी आपको क्लास से ब्रेक मिलता है, आप कभी भी अपने स्केड्यूल से 1 या 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। और आखिर में, अगर आप एफिशिएंट होना चाहते हैं तो आपको जितना हो सके उतना एनर्जाइज्ड होना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि आपके मेंटल और फिजिकल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए आपको उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप हर 50 मिनट या 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना ना भूलें। ब्रेक्स आपको बेटर रिचार्ज करने में आपकी मदद करेंगे और कम से कम अगले 1 घंटे के लिए आप ज़्यादा इंटेंसिटी से पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत सा पानी पिए, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ना लें, अपने मील स्किप ना करें, नहीं तो आप थका हुआ फील करेंगे और फोकस नहीं कर पाएंगे। अब जब हम अपने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं, आने वाले चैप्टर कुछ ज़रूरी टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह कम पढ़कर बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक टिके हैं, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी लाइफ में और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आपको आगे और भी अच्छी टिप्स आने वाली हैं जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक बहुत ही ध्यान से देखें और ज़रूरत पड़े तो नोट्स ज़रूर बनाएं। स्मार्ट नोट्स लेने से आप हर क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी स्टडी टिप है जो गारंटी आपको कई मुसीबतों से बचाई। अपनी क्लासेस स्किप ना करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना हैंगओवर, थके हुए या आप बिजी हैं। किसी चीज़ को सबसे बेहतर समझने का तरीका है क्लास में बैठना। जब आप पीछे हो रहे होते हैं और क्लास स्किप करने लग जाते हैं तो आपको फिर से ट्रैक पर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जितना हो सके आप क्लास मिस करने को अवॉइड करें। ऑफ कोर्स, आप सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करके स्ट्रेट ए स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। आपको चीज़ों को रिकॉर्ड करने का एक इफेक्टिव तरीका भी ढूंढना होगा जो आप क्लास में सुनते हैं, जैसे स्मार्ट नोट्स बनाना। जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह के नोट्स बनाने हैं। नॉन टेक्निकल क्लासेस के लिए, जैसे लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री या पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मेन आइडियाज़ लिख लें। हर लेक्चर में बताई गई की थ्योरीज, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्सेप्ट को लिखें। एक बार जब आप सब कुछ लिख लें तब आप एक क्वेश्चन, एविडेंस या कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। आपके नोट्स का मेजर फोकस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर पर होना चाहिए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुई। क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद आपको हमेशा एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए जिससे आप उसे समझ सकें। टेक्निकल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के लिए बिल्कुल अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। अच्छी खबर ये है, टेक्निकल क्लासेस में नोट्स लेना आसान हो सकता है क्योंकि इसमें आपको मेन आइडियाज़ फॉलो नहीं करने होते हैं। इन जनरल टेक्निकल लेक्चर्स सिंपल फार्मूला, इक्वेशंस और प्रॉब्लम से भरे पड़े होते हैं, इसलिए ये आइडियल होगा कि आप ऐसे नोट्स बनाएं जो प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करें और ऐसे स्टेप्स जो आपको फाइनल सॉल्यूशन तक ले जाएं। कभी कभी आप अपने टीचर से पीछे चल सकते हैं जो इन चीज़ों में ज़्यादा स्पीड से जा रहे होते हैं। अगर आप रास्ता खो भी देते हैं तो भी आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर करें कि आप क्लास के बाद क्वेश्चन पूछें ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, या मिसिंग इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए अपने क्लासमेट से नोट्स मांगे। मेक श्योर करें कि आप हाफ फिनिश नोट्स के बारे में ना भूलें क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में इनसे पढ़ नहीं पाएंगे। मेक श्योर करें कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर पढ़ें। अगर आप एक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं तो आप बार बार तेज़ दौड़कर इस पर नहीं चढ़ सकते। एफिशिएंटली स्टडी हैबिट इसी तरह काम करती है। ये सही टेक्निक पर डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ आपकी ताकत पर। नई चीज़ें सीखते समय इफ़ेक्टिव होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन पार्ट्स को जान लें जिन्हें कवर करना है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर लालच आ सकता है किसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर करने का। हालांकि ये हमेशा एक सही चीज़ नहीं होती। ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर केसेस में आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने पेपर्स और एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए कुछ की पार्ट्स को सीखना ही काफ़ी हो सकता है। उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करते टाइम जो आपके करंट स्टडी सेशन से रिलेटेड है, आपको ये तय करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत यूजफुल हो सकता है। क्या मुझे इस टेस्ट के लिए नाम या डेट्स याद करने की ज़रूरत है? टीचर ने क्लास में किस चीज़ पर फोकस किया था? क्या मुझे कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी? एक बार आप अपना फोकस सही चीज़ों पर सीमित कर लें। अपने आप से पूछते रहें जब तक कि ये आपके अंदर ना उतर जाए आप तैयार हैं या नहीं। इसे पता करने का एक अच्छा तरीका है मुश्किल टॉपिक चुनें और इन्हें अपने शब्दों में डिस्कस करें। दूसरा अच्छा ऑप्शन है खुद के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखें और देखें कि क्या आप
अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं जो एक्चुअल टेस्ट में आ सकते हैं। अगर आप इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सके और सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सके तो अब आप अपनी टेस्ट के लिए तैयार हैं। फिर भी यहाँ हमेशा कुछ बुरे सिनेरियोज हो सकते हैं। एग्ज़ाम में बैठने पर पता लगना कि वो क्वेश्चन आए ही नहीं जिनकी आपने उम्मीद की थी या जिन टॉपिक के साथ आप फेमिलियर थे। ये यूजुअली तब होता है जब स्टूडेंट एक या उससे ज़्यादा लेक्चर मिस करते हैं या फिर वो पढ़ते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी टेरिबल सिचुएशन से खुद को बचाना चाहते हैं तो ये एकेडमिक डिजास्टर इंश्योरेंस के बारे में सोचने का सही समय हो सकता है। ये आपका ट्रेडिशनल इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन असल में इसके अंदर शामिल है अपने क्लासमेट्स और प्रोफेसर से उन टॉपिक्स के बारे में पूछना जिनके बारे में आप अनअवेयर हैं। हालांकि सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का होना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन एंड में ये इसके लायक साबित होगा। आप खुद को अपने एग्ज़ाम में हाई स्कोर करने के लिए 3 पीस का ध्यान रखें। आप खुद को एक क्लासरूम में पाते हैं, अपनी डेस्क पर बैठे हुए और एग्ज़ाम में स्ट्रगल करते हुए। आपको घबराहट होना शुरू हो चुकी है, आपके हाथ शेक कर रहे हैं और आपका मुंह सूख चुका है। आपको महसूस हो रहा है कि फेलियर अब तय है। फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं और अगर आप इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे। जब आपको पहली बार अपना एग्ज़ाम पेपर मिले, कुछ भी लिखने से पहले आपको पहली चीज़ जो करनी है वो है प्लान बनाएं कि आप क्या लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे एग्ज़ाम को रिव्यू करें और सभी सवालों से गुजरें। ये आपके ब्रेन को सभी टॉपिक्स के बारे में सोचने को अलाउ करेगा और आपको एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी और लंबाई दोनों के बारे में एक बेहतर समझ देगा। अगली चीज़ जो आपको करनी है वह है सवालों के जवाब देने के लिए रफ शेड्यूल बनाना। अगर आपके ऊपर टाइम का प्रेशर है, आपको कुछ मिनट्स एज अ सेफ्टी बफर रखने चाहिए और बाकी का टाइम बाकी क्वेश्चंस में बांट देना चाहिए। ऐसा करके आप ये इंश्योर कर लेंगे कि आपके पास पूरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम है और आप एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार जब प्लान बन जाए, आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। एक बार जब आप इजी पार्ट्स कर लें, आप मुश्किल क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। इसका उल्टा करना यानी कि मुश्किल सवालों का जवाब पहले देना आपको ज़्यादा नर्वस बना सकता है या आपके आसान सवालों के जवाब को भी इफ़ेक्ट कर सकता है जो आप इजीली कर लेते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वो पार्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए जहां आप प्रूफ के लिए पूरी तरह फिर से इसे पढ़ते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पकड़ पाएं। याद है पहले हमने कुछ मिनट्स को बचाने के लिए कहा था एज अ सेफ्टी बफर। यहाँ पर वो मिनट्स काम आएंगे। अपने सारे आंसर्स को चेक करें, कोई टाइपो एरर हो तो उसे सही करें, अपनी ग्रामर को डबल चेक करें। अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। जहाँ कई स्टूडेंट्स इस स्टेज को छोड़ देते हैं, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पूरा टाइम टाइपो और ग्रामर की मिस्टेक को सही करने में लगाना एक ग्रेट और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क क्रिएट करता है। जब आपके पास एफिशिएंटली पढ़ने के सभी ज़रूरी टूल्स हैं, ये आखिरी के चैप्टर्स आपको सिखाएंगे कि किस तरह बहुत अच्छे से A+ रिसर्च पेपर्स और ऐसे लिखा जाए। एक एक्सीलेंट पेपर लिखने की दिशा में एक की स्टेप एक ऐसा टॉपिक ढूंढना है जो आपको एक्साइट करे। अपनी पढ़ाई के सालों के दौरान आप बहुत से सब्जेक्ट्स पर बहुत से पेपर्स लिखेंगे, तो किस तरह एक इंसान एक एक्सीलेंट पेपर लिख सकता है। ज़्यादातर लोग इन गलत फहमियों के जाल में फंस जाते हैं कि एक पेपर लिखना सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक हाई क्वालिटी पेपर लिखना निर्भर करता है ऐसे टॉपिक को ढूंढने पर जो आपको इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता हो। आपको हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, बुक्स पढ़ते समय, इंटरनेट ब्राउज करते समय, डॉक्यूमेंट्रीज देखते समय। अगर किसी तरह आप एक एक्साइटिंग टॉपिक नहीं ढूंढ पाए, आप अपने टीचर से एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स के साथ काम करने का बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढने में मदद कर सकते हैं। एक बार आपको परफेक्ट सब्जेक्ट मिल जाए तो अब वक्त है उन इन्फॉर्मेशन को ढूंढने का जो आपको एक खास थीसिस को ढूंढने में मदद कर सके। अलग अलग सोर्सेज के थ्रू जाएं ताकि आपको एक टॉपिक का ब्रॉड और वेल इन्फॉर्म ओवरव्यू मिल सके, जैसे बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज। जैसे ही आप उन सोर्सेज को एनालाइज करते हैं जो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, तो आप ऐसे आर्गुमेंट या क्वेश्चंस भी ढूंढ सकते हैं जो आप पेपर पर एनालाइज कर सकें। ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे
किस तरह इंपॉर्टेंट लीडर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन बदल दी। यह अब आपकी एक थीसिस हो सकती है। एक एक्साइटिंग टॉपिक ढूंढकर उस थीसिस पर काम करके आप ये रियलाइज करेंगे कि राइटिंग करना और अपने पेपर के लिए रिसर्च करना जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। अपने पेपर के लिए ज़रूरी मटेरियल अक्सर एक स्ट्रिक्टली लिमिटेड और एग्जॉस्टिव प्रोसेस नहीं होता है। क्या आप खुद को रिसर्च करते वक्त कंफ्यूज और बुक्स के बोझ तले दबा हुआ पाते हैं? कई लोग इस तरह महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा टॉपिक चुन लिया है जो बहुत बड़ा है और नतीजन उन्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है और इस पर बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है। लकीली यहाँ पर एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है कि कैसे हम इफ़ेक्टिवली रिसर्च कर पाएँ। जब आपके रिसोर्सेज कलेक्ट हो रहे हों तब आपको सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी किसी चीज़ पर नहीं। पेपर लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रीडर को दे दें कि वो इन्हें प्रोसेस ही ना कर पाए। इनफैक्ट ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने, उसे रीपैकेज करने और उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ऑर्गेनाइज करने के बारे में है। रिसर्च करते वक्त इफेक्टिव होने के लिए आपको अपने की आर्ग्यूमेंट्स को आउटलाइन करना चाहिए और सब्जेक्ट को कुछ हिस्सों में बांट लेना चाहिए। एक मोमेंट के लिए अगर आपका टॉपिक है किस तरह से टी पार्टी मूवमेंट ने यूएस पॉलिटिक्स को मिडिल ईस्ट में प्रभावित किया, तो आपके पेपर के पहले 3 चैप्टर्स कुछ इस तरह हो सकते हैं। टी पार्टी की विचारधारा, टी पार्टी के पॉलिटिशियंस, यूएस पॉलिटिक्स का मिडिल ईस्ट में मेन एस्पेक्ट। आपका अगला स्टेप होगा इन तीनों टॉपिक्स को गूगल पर, बुक्स में और जर्नल आर्टिकल्स में ढूंढना। जब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ लें जो इससे रिलेटेड है, मेक श्योर करें कि आप इसका प्रिंट या फोटोकॉपी करवा लें और आगे के लिए रख लें। एक फिजिकल कॉपी रखकर जब भी आप चाहें आप अपना मटेरियल चेक कर पाएंगे और इस तरह आप इस फीलिंग को अवॉइड कर पाएंगे कि आपके पास इनफ सोर्सेज नहीं है। हालांकि इसका एक ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि आपको पता हो कि कब रुकना है या ये कि आपका कट ऑफ कहाँ है। जैसे ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कब आप सफिशिएंट मटेरियल कलेक्ट कर चुके हैं और अब और गैर ज़रूरी काम को अवॉइड करना बेहतर है। ये जानने के लिए कि आपने इनफ मटेरियल कलेक्ट कर लिया है या नहीं, आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। आपको हर टॉपिक पर कम से कम 2 अच्छे सोर्सेज मिल गए हों जो आपके पेपर का सेंटर होंगे। आपके पास कुछ और टॉपिक्स के लिए कम से कम एक बहुत बढ़िया सोर्स हो जो आपके काम आ सके, लेकिन आपकी थीसिस के लिए इतना ज़रूरी भी ना हो। अगर आपके पास ये दोनों है, आपको प्रोबेबली रिसर्च करना रोक देना चाहिए और एक्चुअल पेपर लिखना शुरू कर देना चाहिए। अच्छे पेपर लिखने के लिए आपको हमेशा एक्टिवली रूप से इंस्पिरेशन ढूंढनी चाहिए। अब जब आपके पेपर की फाउंडेशन रखी जा चुकी है, एक दिलचस्प थीसिस चुनी जा चुकी है और रिसर्च मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लिया गया है, अब आपके लिए वक्त है एक ग्रेट स्टोरी लिखने का। अपनी थीसिस को पढ़ने लायक बनाने के लिए आपको आर्गुमेंट्स और थ्योरीज से कनेक्ट करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढना होगा। अनफॉर्चुनेटली इसे करने का कोई यूनिक तरीका नहीं है क्योंकि हर पेपर यूनिक होता है। इसके लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए। हालांकि एक चीज़ है जो हर राइटर को चाहिए, वो है क्रिएटिविटी और क्रिएटिव अट्रैक्टिव आर्ग्यूमेंट्स लिखने के लिए आपको क्रिएटिवली सोचना होगा और कहीं से इंस्पिरेशन लेनी होगी। डॉक्यूमेंट्रीज देखकर, बुक्स और आर्टिकल्स पढ़कर और अपने आइडियाज़ दूसरे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के साथ डिस्कस करके जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिल सके। ये समझकर कि कैसे दूसरे लोग लिखते हैं, किस तरह वो आर्ग्यूमेंट्स फॉर्मुलेट करते हैं और कैसे वो अलग अलग टॉपिक अप्रोच करते हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव बन पाएंगे। एक बार आप अपना क्रिएटिव स्पेस और अपनी वॉइस पा लें तो अब ये वक्त है अपने सोर्स को फिर से चेक करने का और ये देखने का कि क्या आप नए और इंटरेस्टिंग कनेक्शन बना सकते हैं। आखिर में एक ब्रेक लें और दूसरी चीज़ें करें जो आपके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करें, जैसे एक नींद लेना, म्यूजिक सुने। यह आपको आपके आर्ग्यूमेंट्स पर एक क्लियर नज़रिया देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नई इन्फॉर्मेशन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। इस ज़रूरी ब्रेक के बाद आपके थॉट्स और आर्ग्यूमेंट्स पेपर लिखे जाने के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना अब नेचुरली आना चाहिए। इससे पहले कि आप लिखना शुरू करें, अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करें और डिटेल्स और कोट्स ऐड करें जो हर आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके। इन्फॉर्मेशन के बीच एक सही बैलेंस ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सबटाइटल्स या सब पॉइंट्स आपके स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकते हैं। अपना A+ पेपर देने से पहले अपने ऐसे को रिव्यू करना ना भूलें। अब जब रिसर्च वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आपके पास एक अच्छा स्ट्रक्चर है
जो आप पेपर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अगली शेक्सपियर जैसा फील करने लग जाएं, याद रखें कि शायद आपका इससे आपके टैलेंट दिखाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। जब पेपर लिख रहे हों, आपको सिर्फ पहले से डेवलप किए गए स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से यूज़ करने पर फोकस करना चाहिए। ये भी शामिल करना सही होगा कि अपने स्ट्रक्चर से आगे सोचना यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। अपने प्लान से चिपके रहें और मेक श्योर करें कि आप चीज़ों को ज़्यादा नहीं उलझाएं। जब आप लिखना शुरू करें तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, जैसे एडिशनल रिसर्च करना या डॉक्यूमेंट्स को परफेक्टली एडिट करना। अननेसेसरी या इरेलेवेंट काम करके आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करते हैं। याद है जब हमने पढ़ने के लिए बेस्ट जगह की बात की थी, आप अपना पेपर लिखने के लिए भी सेम जगह यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप, कोई लाइब्रेरी, कोई शांत पार्क, ये ऐसी जगह के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जहाँ वीडियो गेम्स, अपने रूममेट्स या नींद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक पेपर लिखना एक मुश्किल काम हो सकता है जिसमें आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना ज़रूरी है। आखिर में इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का लास्ट पॉइंट है अपने काम को रिव्यू करना। एक एफिशिएंट रिव्यू में 3 मेन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में आपको ऐसे तरीकों पर फोकस करना चाहिए जिनमें आपका आर्गुमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस को मॉडिफाई करें जिसे समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हटा दें जो रिपीट हो रही है। अगर ज़रूरत लगे तो अपने पेपर को बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए चेक करें, मॉडिफाई करें। हालांकि अब छोटे टाइपिंग एरर और ग्रामर एरर को अवॉइड करें। दूसरी स्टेज के प्रोसेस में शामिल है अपने पेपर को प्रिंट करना और इसे ज़ोर से पढ़ना। अटपटी और छोटी मिस्टेक्स को मार्क करें जिन पर पहले ध्यान नहीं गया था। जब आपका ये सब हो जाए, डॉक्यूमेंट को दोबारा अपने कंप्यूटर पर एडिट करें और फाइनल एडजस्टमेंट करें। आखिर में अपने एडिटेड पेपर प्रिंट करें दोबारा और आखिरी बार इसे ज़ोर से पढ़ें। अगर आप कोई भी माइनर मिस्टेक अभी भी नोटिस करते हैं जो फर्स्ट स्टेज के दौरान हो गई थी, तो आप उसे अब पकड़ पाएंगे। कंग्रेट्स, अब आप अपना A+ पेपर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का की मैसेज ये है, एफिशिएंट पढ़ाई में दिए जाने वाले समय के बारे में नहीं है, लेकिन इस बारे में है कि आप कब, कहाँ और कैसे इसे करते हैं। कुछ सीरीज ऑफ टेक्निक्स अपनाकर आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हैं और फ्लॉलेस पेपर लिख सकते हैं। आपके पास दूसरी चीज़ें एंजॉय करने के लिए काफ़ी टाइम अलग से रहेगा। यहाँ वैल्यूएबल एडवाइस ये है, टाल मटोल से बचने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज कैलेंडर अपने पास रखें। ये टाल मटोल करना ऐसी फीलिंग है जो हम सब में है। ये दिन में कई बार हो सकती है और आपको पढ़ने और ज़रूरी काम को करने से रोक सकती है। तो इस टाल मटोल को अवॉइड करने के लिए आपको एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज कैलेंडर रखना होगा जहाँ आप सभी टास्क लिखें जो आप कंप्लीट कर चुके हैं और जो आप नहीं कर पाए हैं। यह आपके टाइम को बेहतर मैनेज करने में और आपकी प्रायोरिटीज़ को रीवैल्यूएट करने में आपकी हेल्प करेगा। छोटे छोटे इंटेंस बर्स्ट में पढ़ना बहुत एफिशिएंट हो सकता है और ये आपका बहुत सारा टाइम भी बचाता है। नॉर्मली स्टडी सेशंस जो बहुत लंबे होते हैं, ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं और आपको भटका देते हैं। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि आप छोटे छोटे बर्स्ट में पढ़ें, 50 मिनट से 1 घंटे के, और वो भी बिना डिस्ट्रैक्शन के। आप खुद की स्टडी की एफिशिएंसी देखकर चौंक जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे और एक स्टेट